ओके हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है सैम्पलिंग थ्योरम। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने सैम्पलिंग के बारे में बात किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ सैम्पलिंग किया था कि सैम्पलिंग बेसिकली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। थोड़ा सा जस्ट रिवाइज कर देते हैं कि कोई भी जो सिग्नल रहता है उसको एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है, तो उसके बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। सैम्पलिंग, ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है सैम्पलिंग, दूसरा स्टेप होता है क्वांटाइजेशन एंड थर्ड स्टेप होता है एनकोडिंग। ये 3 स्टेप होते हैं एनालॉग से सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बारे में अपन लास्ट क्लास में बात कर चुके थे कि ये तीनों क्या क्या होते हैं। हम लोग अभी बात करेंगे सैम्पलिंग के ऊपर। तो हमने लास्ट में बात किया था कि एक सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है। सैम्पलिंग बेसिकली क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करता है इस टाइप से। ठीक, अब कैसे डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल में लगातार कंटिन्यूस कुछ ना कुछ वैल्यूज़ रहती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज वन एनालॉग सिग्नल जिसकी कुछ वैल्यू है, टाइम टी इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, टाइम टी इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 है, टाइम टी इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू 2 है, 3 पे 3 है एंड 4 पे 4 है, इस टाइप से। और टाइम टी इक्वल टू 5 पे इसकी वैल्यू अगेन 2 हो जाती है। तो इस टाइप से एक एनालॉग सिग्नल है जो कंटिन्यूसली टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अब देखिए 1 और 2 के बीच में भी इस सिग्नल में इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, लाइक 1.1, 1.2, 1.3, और 1.1 और 1 के बीच में भी इसके बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो इस एनालॉग सिग्नल में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। तो उन कुछ वैल्यूज़ को कुछ टाइम इंस्टेंट पे हम लोग पिक करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सैम्पल्स। फॉर एग्जांपल टाइम टी इक्वल टू 0 पे एक वैल्यू मैंने ले लिया इसका, टाइम टी इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू है वो ले लिया, टाइम टी इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू है वो ले लिया, 3 पे जो वैल्यू वो ले लिया। ऐसे ऐसे करके हर कुछ सेकंड्स के बाद मैं इसकी कुछ कुछ वैल्यू पिक कर रहा हूँ। सारी वैल्यू नहीं लेता, कुछ सैम्पल्स इसके लेता हूँ। इस प्रोसेस को बोलते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, अब कितने सैम्पल्स लेने चाहिए जिससे कि मैं एक एनालॉग सिग्नल को सही तरीके से पूरा इन्फॉर्मेशन को डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊँ। देखिए मोड क्या होता है, अल्टीमेटली हम लोग सब चीज़ क्यों कर रहे हैं, कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए। अब वो इन्फॉर्मेशन कैसे भी तरीके से जाए, उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। मतलब आपने कोई लेटर लिखा और एक बहुत लंबा सा लेटर लिखा, बहुत बड़ा लेटर लिखा, काफ़ी सारा बड़ा लेटर लिखा आपने। अब वो लेटर को भेजने के लिए आपको लग रहा है 2 पेज, लेकिन अब आपको वही चीज़ बोला गया है कि नहीं मेरे को एक ही पेज में चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, उसको शॉर्ट करोगे लेटर को, उसमें से बहुत सारे लाइन्स को हटाओगे। ठीक है, बट अल्टीमेटली जो पहला लेटर 2 पेज में जो लेटर का मीनिंग निकल रहा था और एक पेज में जो आप लेटर लिखा है उसका जो मीनिंग निकल रहा है वो सेम होना चाहिए। अगले के पास जो है गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। ठीक है, आपने नंबर ऑफ वर्ड्स कम कर दिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही रखे, बट अल्टीमेटली इतना सफिशिएंट वर्ड रखा कि जो मीनिंग है लेटर का एक्चुअल में वो चेंज ना हो। उसी टाइप से एनालॉग सिग्नल में भी हम सारी वैल्यू को नहीं भेजते, कुछ वैल्यूज़ को भेजते हैं, बट इतनी वैल्यू को भेजते हैं ताकि वो जो सिग्नल है वो सही तरीके से आपका रिप्रेजेंट हो पाए। जैसे कि इसका एग्जांपल हमने टेम्परेचर वाले में लिया था कि एक टेम्परेचर को मेज़र करना है 24 घंटे के अंदर में, तो आप कई तरीके से मेज़र कर सकते हो। पहला एग्जांपल, सुबह 7 बजे से अगले दिन के 7 बजे तक आप बैठो और हर टाइम इंस्टेंट पे जो टेम्परेचर वेरी हो रहा है उसको नापो, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि टेम्परेचर कैसे ही वेरी हो रहा है एक शहर का। दूसरा, आप हर आधे आधे घंटे में कुछ सैंपल्स लो, कुछ टेम्परेचर को मेजर करो और वो सैंपल जो निकलेगा तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि टेम्परेचर कैसे वेरी हो रहा है। इन्फॉर्मेशन कन्वे हो गया, एक टाइप से पता चल जाएगा टेम्परेचर कैसे वेरी है। अगर हम बहुत कम सैंपल्स लें, जैसे कि 2 ही सैंपल्स लिया, सुबह 7 बजे का, शाम के 7 बजे का तो हमको मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा, एक्चुअल मैसेज कि टेम्परेचर कैसे वेरी हुआ। इसको अपन लास्ट क्लास में भी देखे थे। उसी टाइप से कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हमको लेने हैं, ठीक है, एक एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होने चाहिए, वो कैसे डिसाइड करें, ये बताता है सैम्पलिंग थ्योरम। तो सैम्पलिंग थ्योरम बोलता है अ कंटिन्यूअस टाइम बैंड लिमिटेड सिग्नल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफएम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इट्स सैंपल फॉर्म and recover back to original signal from the samples if the sampling frequency or sampling rate fs is greater than or equal to twice the maximum frequency fm। ठीक, पढ़ो क्या बोल रहा है कि एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है जिसकी कोई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है fm,
यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है बैंड लिमिटेड, इसको देखते हैं अपन क्या होता है। एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है FM, ठीक है। मतलब उसमें बैंड लिमिटेड का मतलब होता है कोई ऐसा सिग्नल जिसके फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप लोगे तो उसमें FM से ऊपर कोई सिग्नल नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई सिग्नल है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने लिया, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आया ये, तो इसमें 0 से लेकर FM तक की सारी फ्रीक्वेंसी मौजूद है, बट FM के ऊपर कोई भी फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं है। इस टाइप के जो सिग्नल रहते हैं उसको बोलते हैं बैंड लिमिटेड सिग्नल। तो एक कंटिन्यूस टाइम बैंड लिमिटेड सिग्नल जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी FM है, उसको मैं उसके सैंपल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डिस्क्रीट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और उस डिस्क्रीट फॉर्म से उसको ओरिजिनल सिग्नल के फॉर्म में रिकवर कर सकता हूँ अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या सैम्पलिंग रेट FS, या FS को और बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन पर सेकेंड, एक सेकंड में लिया जाने वाला नंबर ऑफ सैंपल्स। तो ये बोलता है कि कोई भी सिग्नल को उसके डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस डिस्क्रीट फॉर्म से वापस ओरिजिनल सिग्नल में उसको वापस रिकवर कर सकते हैं यदि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में जो सैंपल्स लेते हैं वो इतने हों दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FM। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन इन 1 सेकेंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FM। ट्वाइस ऑफ FM, FM क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं, आपको इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई सिग्नल है FM, ये दिख रहा है, ये सिग्नल है X, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, एक सेकंड में ये 2 साइकिल रिपीट कर रहा है, दिख रहा है, 1 साइकिल यहाँ तक, 1 साइकिल यहाँ तक। तो ये सिग्नल एक सेकंड में 2 नंबर ऑफ साइकिल्स रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 हर्ट्ज। कितने सैंपल्स लूँ इस सिग्नल के एक सेकंड के अंदर कि इस सिग्नल को सही तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ? तो अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग थ्योरम, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन इन 1 सेकंड शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FM। कम से कम 4 सैंपल, यहाँ की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, तो FS मिनिमम कितना होना चाहिए? ट्वाइस ऑफ FM, यानी कि 4। तो 4 सैंपल पर सेकंड मिनिमम मेरे को लेना पड़ेगा, तब जाके सिग्नल सही तरीके से रिकवर हो पाएगा। 4 से कम सैंपल लिया तो ये सिग्नल रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। ये बोलता है सैम्पलिंग थ्योरम। तो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, यहाँ पे मैंने देखिए 6 सैंपल्स लिया है एक सेकंड में, 6 सैंपल पर सेकंड ले रहा हूँ, एक सेकंड में 6 सैंपल लिया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये उसका डिस्क्रीट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सिग्नल सही तरीके से रिप्रेजेंट हो पा रहा है, ये देखिए। नाउ अगर इसी को हम लोग 2 सैंपल लेते हैं खाली, एक सैंपल यहाँ, एक सैंपल यहाँ, इसका डिस्क्रीट फॉर्म ये है, तो इससे तो पता ही नहीं चल रहा है कि सिग्नल किस टाइप का है, बिल्कुल अलग, कुछ भी DC लाइन आ गया है। तो नंबर ऑफ सैंपल टेकन 1 सेकंड, टेकन इन 1 सेकंड एट लीस्ट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FM, और उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। ये बोलता है सैम्पलिंग थ्योरम, बस। तो आपको इतना पता करना है कि नंबर ऑफ सैंपल्स एक सेकंड में कितना लिया मैंने। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है। अगर FS की वैल्यू ग्रेटर देन 2 FM है तो उसको बोलते हैं ओवर सैम्पलिंग, FS इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FM है, एग्जैक्टली मिनिमम सैम्पलिंग रेट है, इसको बोलते हैं, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर FS नंबर ऑफ सैंपल्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FM है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल सैम्पलिंग, और इस केस में FS को बोलते हैं नाइक्विस्ट रेट, ठीक है। इस केस में FS को जो बोलते हैं हम लोग वो बोलते हैं नाइक्विस्ट रेट। एंड थर्ड, इफ FS इज लेस देन ट्वाइस ऑफ FM, तो उस केस को बोलते हैं अंडर सैम्पलिंग, इसमें सिग्नल को रिकवर नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, FS शुड नॉट बी लेस देन ट्वाइस ऑफ FM, ठीक है। नाउ ये हो गया सैम्पलिंग थ्योरम। तो बहुत इजी है, कोई भी सिग्नल में अगर उसको डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो एक सेकंड में कम से कम उसके ट्वाइस ऑफ FM के इक्वल सैंपल लेना चाहिए, या उससे ज़्यादा सैंपल लेना है, बस। एक लाइन का है, ये लिखा बस ज़्यादा है, एग्ज़ाम में लिखने के लिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो, समझने के लिए सिंपल था। नाउ प्रूफ ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम। तो प्रूफ है सैम्पलिंग थ्योरम, इस सैम्पलिंग थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल XT। कोई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल XT है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, देखिए इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी FM है, FM के आगे इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। सो XT एक कंटिन्यूस टाइम एनालॉग सिग्नल है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म X ऑफ F है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी FM है। अब इस सिग्नल को मेरे को डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करना है
सैम्पलिंग करना है, तो सैम्पलिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, इस सिग्नल को एक इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। नाउ व्हाट इज़ द इम्पल्स ट्रेन? इम्पल्स ट्रेन क्या होता है? तो आपने वो इम्पल्स सुना होगा, इम्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल टी से। इसका डेफिनेशन होता है ये, ठीक है, टाइम टी इक्वल टू 0 पे इसका एरिया अंडर द कर्व होता है 1, मैग्नीट्यूड होता है इन्फिनिटी, अदरवाइज 0। तो डेल ऑफ टी होता है इन्फिनिटी, टाइम टी इक्वल टू 0 पे 0 अदरवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इन्फिनिटी है इसका एम्पलीट्यूड है। एक और डेफिनेशन इसका होता है, इट इज़ 1 टाइम टी इक्वल टू 0, 0 अदरवाइज। सो ये एक्चुअली एरिया है, बट दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेल टी आई थिंक। सो ये सही रिप्रेजेंटेशन है डेल टी का। अब इम्पल्स ट्रेन क्या होता है? तो दिस इज डेल टी, ठीक है, डेल टी माइनस टी एस क्या होगा? ये डेल टी माइनस टी एस होगा टाइम टी इक्वल टू टी एस पे। डेल टी माइनस टू टी एस ये क्या होगा? ये सिग्नल होगा 2ts पे। इसी टाइप से डेल t प्लस टी एस क्या होगा? ये सिग्नल होगा माइनस टी एस पे। डेल t प्लस 2ts क्या होगा? दिस इज सिग्नल 2ts पे माइनस 2ts पे 0। नाउ अगर हम सब सिग्नल को सम कर दें, दिस सिग्नल डेल टी, ठीक है, इसको 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 ऐसा सम कर दें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल टी प्लस 2ts प्लस डेल टी प्लस टी एस प्लस डेल टी माइनस टी एस प्लस डेल टी माइनस 2ts एंड सो ऑन। इसके आगे भी ऐसे रहेगा, इधर भी ऐसा रहेगा। सो इस टाइप से सिग्नल को हम लोग ऐसा लिखते हैं, समेशन डेल टी माइनस एन टी एस। देखिए एन की अलग अलग वैल्यू रखिए, ये सिग्नल मिल जाएगा। एन इज इक्वल टू 0 रखेंगे, एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे, एन इज इक्वल टू 2 रखेंगे, ठीक है, एन इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये वाला सिग्नल मिल जाएगा। एन इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो ये इसी टाइप से आगे। तो इसको बोलते हैं इम्पल्स ट्रेन। ये सिग्नल, ये सिग्नल, इस सिग्नल, इस सिग्नल सबको जोड़ दो, ये होता है ऐसा रिप्रेजेंटेशन इसका। ठीक है, तो देखो 0ts 2ts 3ts -ts -2ts -3ts एंड इसी टाइप से आगे। यहीं पे डिफाइन है बिटवीन 0 एंड ts इसकी वैल्यू 0 है, बिटवीन 0 एंड ts इसकी वैल्यू 0, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये होता है इम्पल्स ट्रेन। तो सैम्पलिंग परफॉर्म करने के लिए किसी सिग्नल को मेरे को सैंपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए मेरे को उस सिग्नल को मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक इम्पल्स ट्रेन के साथ। तो x ऑफ टी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक इम्पल्स ट्रेन g ऑफ टी के साथ, ये इम्पल्स ट्रेन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे x ऑफ टी, यहाँ पे g ऑफ टी, इसको मल्टीप्लायर से पास किया। मल्टीप्लाई होने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो होगा सैम्पल्ड सिग्नल। तो x ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी मल्टीप्लाई हुआ s ऑफ टी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। लेट से यहाँ पे x ऑफ टी की वैल्यू 5, ठीक है, यहाँ पे x ऑफ टी की वैल्यू 4, यहाँ पे x ऑफ टी की वैल्यू 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा करके है। यहाँ पे -1 -2 इस टाइप से वैल्यू डिफाइन है। तो देखो टाइम t इक्वल टू 0 पे x ऑफ टी की वैल्यू 5 और उस टाइम पे इसकी वैल्यू कुछ है, यहाँ पे डेल ऑफ टी है। सो ये वैल्यू अभी सिंपल सा ऐसा मतलब कि 1 और 5 मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे को 5 मिला। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, बट 1 और 5 मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे क्या मिला 5। फिर देखो यहाँ पे ts पे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये वैल्यू डेल्टा फंक्शन है। ये सिग्नल मल्टीप्लाई होगा तो 4 जो वैल्यू है। तो जहाँ जहाँ पे डेल्टा फंक्शन है केवल वहीं पे एनालॉग सिग्नल मेरे को मिल रहा है आउटपुट में। और जहाँ पे डेल्टा फंक्शन नहीं है बिटवीन t0 से ts, ये 0 और ये 0 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 और 4 के बीच बहुत सारा सिग्नल पे डिफाइन है x ऑफ टी। देखो 5 और 4 के बीच x ऑफ टी की इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, लेकिन यहाँ से देखो इस ड्यूरेशन में 0 से ts में x ऑफ टी का बहुत सारा वैल्यू डिफाइन है बिटवीन 5 एंड 4।
जो ये होगा 4.9, 4.8, 4.7 एंड सो ऑन बिटवीन 0 टू ts। बट बिटवीन 0 टू ts डेल जी ऑफ टी की वैल्यू 0 है, तो 0 को मल्टीप्लाई करके सब वैल्यू से तो मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा 0। तो 0 से ts के बीच में आउटपुट में मिलेगा 0। जहाँ जहाँ पे डेल्टा फंक्शन डिफाइन है 0 पे, ts पे, 2ts पे, 3ts पे, -ts पे, -2ts पे, वहाँ पे मेरे को एनालॉग सिग्नल का आउटपुट मिलता जाएगा। ये 0 पे, ts पे, 2ts, -ts, तो दिस इज़ द सैम्पल सिग्नल। तो हमने क्या किया, एनालॉग सिग्नल का हर वैल्यू नहीं लिया, जहाँ जहाँ पे इम्पल्स डिफाइन था वहाँ पे हमने सैंपल ले लिया। ठीक है, तो कितना सैम्पलिंग इंटरवल बोलते हैं, जो ts है उसको बोलते हैं हम लोग सैम्पलिंग इंटरवल। तो सैम्पलिंग कैसे करना है, कितना पास पास सैंपल लेना है, कितना दूर दूर सैंपल लेना है, कितने ड्यूरेशन के बाद सैंपल लेना है, ये कौन बताता है, ये इम्पल्स ट्रेन बताता है। इसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग फंक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग फंक्शन। तो मेरे को अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी है तो fs इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ts। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs ये कौन बताएगा मेरे को, g ऑफ t। इससे मैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करूंगा, कितना सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखना है। अगर fs की वैल्यू ज़्यादा रखनी है तो इम्पल्स और पास पास लूँगा मैं, क्लोज क्लोज। fs की वैल्यू कम रखनी है तो इम्पल्स का जो ड्यूरेशन रहेगा वो दूर दूर रहेगा। ठीक है, सो इस टाइप से हम लोग g ऑफ t के थ्रू fs को कंट्रोल करते हैं। सो g ऑफ t या इम्पल्स ट्रेन, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग फंक्शन। किसी सिग्नल को मेरे को सैम्पलिंग करना है तो उसको सैम्पलिंग फंक्शन से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई होने के बाद आउटपुट में मेरे को सैम्पल्ड फंक्शन मिलता है। s ऑफ t क्या है, सैम्पल्ड फंक्शन है। ठीक है, सो s ऑफ t इज x ऑफ t और g ऑफ t का मल्टीप्लिकेशन है। ये x ऑफ t और ये g ऑफ t को मल्टीप्लाई किए तो मेरे को क्या मिला, s ऑफ t। तो s ऑफ t इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ x ऑफ t एंड g ऑफ t। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, कैसा निकलता है। नाउ g ऑफ t को मैंने बताया था क्या है, इम्पल्स ट्रेन है, और इम्पल्स ट्रेन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डेल t माइनस NTS। ये अपन पीछे डिस्कस किए थे कि इम्पल्स ट्रेन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ये। तो g ऑफ t को हम लोग इम्पल्स ट्रेन के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसा। अब ये जो कि इम्पल्स ट्रेन एक पीरियोडिक सिग्नल है, हर टाइम ts के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका एक टाइम पीरियड है ts। तो किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को उसको फोरियर सीरीज के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो g ऑफ t को भी, यानी किसी इम्पल्स ट्रेन को भी उसके फोरियर सीरीज के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग इसका फोरियर सीरीज निकालेंगे। तो लेट्स से किसी भी सिग्नल का फोरियर सीरीज निकालने का फार्मूला होता है ये a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos 2 पाई n fst प्लस समेशन n 1 टू इन्फिनिटी bn साइन 2 पाई n fst। ये फार्मूला होता है फोरियर सीरीज का। नाउ वी विल कैलकुलेट a0, an एंड bn। a0 को, an को और bn को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले a0, सो a0 को कैलकुलेट करना है। तो a0 का फार्मूला होता है ये 1/t माइनस t/2 से प्लस t/2 g ऑफ t dt। ये होता है a0 का फार्मूला। ठीक है, नाउ यहाँ पे t क्या है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कितना है g ऑफ t का, ts, क्योंकि इम्पल्स हर टाइम ts के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो t इज इक्वल टू है ts, तो रख देंगे t की वैल्यू। a0 इज इक्वल टू 1/ts माइनस ts/2 से प्लस ts/2 g ऑफ t dt। क्लियर। नाउ बिटवीन माइनस ts/2 से प्लस ts/2 g ऑफ t की वैल्यू क्या है, बिटवीन देखो ये g ऑफ t है, बिटवीन माइनस ts/2 से प्लस ts/2, बिटवीन दिस टाइम g ऑफ t की वैल्यू कितनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, ध्यान रहे, बिटवीन माइनस ts/2 टू प्लस ts/2, दिस इज g ऑफ t, एक्चुअली में दिस इज डेल ऑफ t। इसका ये 1 लिखा है वो एम्पलीट्यूड नहीं है, ये एरिया अंडर द कर्व है। ठीक है, जो 1 रहता है डेल्टा फंक्शन के साथ, इट इज़ द एरिया अंडर द कर्व, नॉट एम्पलीट्यूड। तो बिटवीन माइनस ts/2 से प्लस ts/2 g ऑफ t इज डेल ऑफ t, लाइक दैट। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ इस g ऑफ t में बिटवीन दिस 2 पॉइंट, इस 2 पॉइंट के बीच में, लेट्स से ये आपका हो जाएगा 2ts/2, है ना, ये वाला सिग्नल, इन दोनों के बीच में g ऑफ t की क्या वैल्यू, मतलब ये, तो ये हो जाएगा डेल t माइनस ts,
इसका वैल्यू 1 नहीं रहेगा इस दोनों पॉइंट के बीच में, ये रहेगा डेल टी माइनस टी एस। इस दो पॉइंट के बीच में जी ऑफ टी क्या है, डेल टी। तो बिटवीन माइनस टी एस बाई टू टू प्लस टी एस बाई टू जी ऑफ टी इज वॉट, डेल ऑफ टी। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू रखेंगे माइनस टी एस बाई टू से प्लस टी एस बाई टू में जी ऑफ टी है डेल ऑफ टी। नाउ ये एरिया अंडर द कर्व, ये क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व। तो हमेशा इम्पल्स ट्रेन का एरिया अंडर द कर्व होता है 1। तो ये पूरा इंटीग्रल की वैल्यू होगी 1, माइनस टी एस बाई टू से प्लस टी एस बाई टू डेल ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू होगा 1। ये इम्पल्स की प्रॉपर्टी होती है कि एरिया अंडर द इम्पल्स फंक्शन शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा, मस्ट भी। तो ये पूरा इसकी वैल्यू होगी 1। तो ए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन टी एस, क्योंकि इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू तो हो गई 1। ठीक है, तो ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई टी एस। ए नॉट आ गया 1 बाई टी एस। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ए एन। ए एन का ये फार्मूला होता है 2 बाई टी एस माइनस टी एस बाई टू से प्लस टी एस बाई टू जी ऑफ टी कॉस 2 पाई एन एफ एस टी डी टी। ये होता है ए एन का फार्मूला। नाउ अगेन माइनस टी एस बाई टू से प्लस टी एस बाई टू के बीच में जी ऑफ टी कितना है, डेल ऑफ टी। तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब एक फार्मूला और होता है इंटीग्रेशन डेल टी एफ टी एफ ऑफ जीरो। ये एक और फार्मूला होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं डेल ऑफ टी। ठीक है, तो इस केस में ये डेल ऑफ टी है और ये एफ ऑफ टी है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा इस इंटीग्रेशन का, एफ ऑफ जीरो, मतलब एफ क्या है यहाँ पे, कॉस। तो कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस ऑफ जीरो की 1। ठीक है, इस इंटीग्रेशन का आउटपुट आएगा कॉस ऑफ जीरो जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ए एन का वैल्यू हो जाएगा 2 बाई टी एस। अब निकालेंगे बी एन। तो बी एन का फार्मूला होता है ये 2 बाई टी एस माइनस टी एस बाई टू से प्लस टी एस बाई टू जी ऑफ टी साइन 2 पाई एन एफ एस टी। ये फार्मूला होता है डी टी। सेम फार्मूला इसके लिए भी देखो, माइनस टी एस बाई टू से प्लस टी एस बाई टू जी ऑफ टी की वैल्यू रहेगी डेल ऑफ टी। तो जी ऑफ टी रहेगा डेल ऑफ टी। तो इक्वेशन ऐसा बन जाएगा 2 बाई टी एस माइनस टी एस बाई टू से प्लस टी एस बाई टू डेल ऑफ टी दिस फंक्शन। अगेन देखो ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डेल टी एफ टी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। यहाँ पे एफ क्या है, साइन। तो साइन ऑफ जीरो हो जाएगा इसका, ये इंटीग्रेशन का आउटपुट होगा साइन ऑफ जीरो। साइन ऑफ जीरो इट्स नथिंग बट जीरो। सो इस केस में बी एन की वैल्यू मिलेगी मेरे को 0। तो मेरे को ए नॉट मिल गया, ए एन मिल गया, बी एन मिल गया। अब हमारे पास जी टी का जो इक्वेशन था ये वाला इक्वेशन नंबर 3, इसमें सब ए नॉट, ए एन और बी एन इसकी और इसकी वैल्यू रखेंगे। तो हम लोग को जी ऑफ टी मिल जाएगा इतना, दिस इज। ठीक है, इसमें से एक काम करते हैं, 1 बाई टी एस कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से 1 बाई टी एस कॉमन ले लिया और ये कॉस को एन की अलग अलग वैल्यू के लिए एक्सपेंड कर दिया। देखो 1 बाई टी एस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 और 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो और n की वैल्यू रखो 1। जब n की वैल्यू रखेंगे 1 तो हो जाएगा cos 2 पाई एफ एस टी। एन की वैल्यू रखेंगे 2 cos 2 पाई 2 एफ एस टी। एन की वैल्यू रखेंगे 3 cos 2 पाई 3 एफ एस टी। एन की वैल्यू रखेंगे 4 cos 2 पाई 4 एफ एस टी एंड सो ऑन। इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये मेरे को मिल गया जी ऑफ टी। अब इस जी ऑफ टी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं। क्या था इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 हमारा ये था, एस टी इज इक्वल टू एक्स टी इंटू जी टी। इस जी ऑफ टी की वैल्यू को रखते हैं हम लोग इक्वेशन 1 में। तो इसको रखते हैं इक्वेशन 1 में। तो एस टी आ जाएगा ये एक्स टी इंटू ये पूरा फंक्शन जी ऑफ टी 1 बाई टी एस एंड वो ब्रैकेट के अंदर का पूरा। नाम एक्स टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स टी पूरा अंदर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं एस ऑफ टी का। तो एस ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो देखो एस ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है एस ऑफ एफ 1 बाई टी एस, तो 1 बाई टी एस रहेगा। एक एक फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना अलग अलग। एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा इसमें, पहला एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया एक्स ऑफ एफ। इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म देखो एक्स टी कॉस 2 पाई एफ एस टी। एक्स टी अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एफ है तो एक्स टी कॉस 2 पाई एफ एस टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स एफ माइनस एफ एस प्लस एक्स एफ प्लस एफ एस। उसी टाइप से एक्स टी कॉस 2 पाई 2 एफ एस टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है ये 1 बाई 2 आ जाएगा सामने में 1 बाई 2
एक्स एफ माइनस एफ 2fs प्लस एक्स एफ प्लस 2fs, इसी टाइप से आगे। ठीक है, तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो रूट सब के देखो सामने 2 मल्टीप्लाई है तो ये 1/2 है, इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म में इसके 1/2 आता है और सामने जो 2 लगा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इस सिग्नल का एक्स एफ माइनस एफ एस प्लस एक्स एफ प्लस एफ एस। इसी टाइप से इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एक्स एफ माइनस 2fs एक्स एफ प्लस 2fs। उसी टाइप से इसका हो जाएगा एक्स एफ माइनस 3fs एफ प्लस 3fs। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आया एक्स ऑफ एफ ये, फिर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आया इस सिग्नल का ये, दूसरा है 2fs वाले सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म आया ये, 3fs वाले का आया ये, इस टाइप से आगे बढ़ते जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ पूरे को समेशन के फॉर्म में 1/ts समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ माइनस एन एफ एस। यहाँ पर n की अलग अलग वैल्यू रखो, n इज इक्वल टू रखो 0 तो एक्स ऑफ एफ मिलेगा, n इज इक्वल टू रखो 1 तो एफ माइनस एफ एस मिलेगा, n इज इक्वल टू रखो 2 तो एफ माइनस 2fs, n की वैल्यू 3 एफ माइनस 3fs वाला टर्म मिल जाएगा, n की वैल्यू -1 एफ प्लस एफ एस, एन की वैल्यू -2 एफ प्लस एफ एस, सभी वैल्यू मिल जाएगी n की वैल्यू के लिए। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आवर सैम्पल्ड सिग्नल। तो ये हमारा सैम्पलिंग थ्योरम का रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब इसको ड्रॉ करते हैं, इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं। तो देखो एक्स ऑफ एफ क्या था, दिस वॉज एक्स ऑफ एफ, ये हमारा एक्स ऑफ टी था, इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ये था फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना था एफ एम। ठीक है, तो एस ऑफ एफ क्या है, देखो यहाँ पे एस ऑफ एफ को मेरे को ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले इस चीज़ एक्स ऑफ एफ, तो ये एक्स ऑफ एफ आ गया, फिर एक्स एफ माइनस एफ एस, तो ये एक्स एफ माइनस एफ एस, एक्स एफ प्लस एफ एस, एक्स एफ प्लस एफ एस। तो एस ऑफ एफ एक्चुअली क्या है, इट इज़ द शिफ्टेड वर्जन या शिफ्टेड रिप्लिका ऑफ एक्स ऑफ एफ। इसी एक्स ऑफ एफ का, ये एक्स ऑफ एफ है, इसी का शिफ्टेड रिप्लिका है, सेम सिग्नल को रिपीट किया है, फोटोकॉपी है, बिट शिफ्टेड बाय एफ एस अमाउंट से शिफ्ट कर करके सेम सिग्नल को हम लोग रिपीट कर दिए। तो एस ऑफ एफ इज़ नथिंग बट शिफ्टेड रिप्लिका ऑफ ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ एफ। ठीक है, तो शिफ्टेड रिप्लिका ऑफ ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ एफ, तो एक्स ऑफ एफ का रिप्लिका है, मतलब ये सिग्नल और ये सिग्नल दोनों, ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल दोनों सेम है, एक ही सिग्नल है, सेम सिग्नल की फोटोकॉपी है। ठीक है, बाय शिफ्टेड अमाउंट बाय एफ एस। अब देखो ये जो पहला सिग्नल है, ये वाला सिग्नल, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ रही है एफ एम, और ये सिग्नल ठीक है, इसका थोड़ा सा कचरा हो गया है यहाँ पे, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। ना देखिए ये सिग्नल एक्स ऑफ एफ है, ठीक है, ये सेम सिग्नल एक्स ऑफ एफ है, यहाँ पे ये वाला एक्स एफ माइनस एफ एस है, उसका दूसरा कॉपी एक्स एफ माइनस 2fs है। तो अब ये देखिए ये पहला ओरिजिनल सिग्नल है मेरा, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, माइनस एफ एम से प्लस एफ एम। ये जो दूसरा सिग्नल है वो शिफ्ट हुआ है बाई अमाउंट एक्स, इसी को अगर आप एक्स एफ माइनस एफ एस करोगे तो ये ऐसा होगा, एफ एस पे जाएगा, दिस इज़ एफ एस माइनस एफ एम, दिस इज़ एफ एस प्लस एफ एम, जैसे आप लोग एनालॉग कम्युनिकेशन में पढ़ते थे वैसा ही। ये वाला पार्ट इसकी वैल्यू होगी एफ एस माइनस एफ एम, यहाँ की वैल्यू है एफ एम। इन दोनों के बीच जो गैप है उसको बोलते हैं हम लोग गार्ड बैंड, इसकी वैल्यू होती है एफ एस माइनस 2fm। ठीक है, तो ये रहा। अब इस सिग्नल को मेरे को रिकवर करना है। सेकंड पार्ट ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम क्या बोलता है, सैम्पलिंग थ्योरम का 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट बोलता है किसी भी सिग्नल को उसके डिस्क्रीट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा पार्ट बोलता है उस डिस्क्रीट फॉर्म से यानी कि सैम्पल्ड वर्जन से वापस रिकवर कर सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। तो अब हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया डिस्क्रीट फॉर्म में और उसका स्पेक्ट्रम निकाल लिया एस ऑफ एफ। एस ऑफ एफ एक्चुअली क्या है, सैम्पल्ड सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, अब इस एस ऑफ एफ से वापस ओरिजिनल सिग्नल में को रिकवर करना है। तो ओरिजिनल सिग्नल रिकवर करने के लिए जो भी सैम्पल्ड सिग्नल आता है उसको मैं एक लो पास फिल्टर से पास करता हूँ जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है FM। ठीक है, इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FM होती है। कुछ कुछ बुक में ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FS/2 भी होती है, तो इसको बाद में देखेंगे अपन क्या होता है ये, लेकिन अभी समझते हैं।
इसको हम लोग एक लो पास फिल्टर से पास करते हैं जिसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है FM। इस लो पास फिल्टर से पास करने के बाद जो लो पास फिल्टर का आउटपुट रहेगा वो आउटपुट हमारा ओरिजिनल सिग्नल को देगा, अगर सब कुछ सही रहा तो। ठीक। सो टू रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल, सैम्पल सिग्नल इज पास थ्रू लो पास फिल्टर विथ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FM। सो दिस इज द लो पास फिल्टर H ऑफ F। इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स ये है, इसका मैग्नीट्यूड है -FM से +FM के बीच में TS, बाकी जगह 0। ठीक है, आप चाहो तो 1 भी ले सकते हो, TS लेना कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने TS ले लिया है, उसका रीज़न है TS लेने का, क्योंकि यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड 1/TS आया है और मेरे को एक्चुअल में आउटपुट में चाहिए एम्पलीट्यूड 1, तो 1/TS कैंसिल हो जाए TS के साथ, इसलिए मैंने इसको TS लिया है। सो इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द फिल्टर इज़ दिस रेक्टेंगुलर, एक लो पास फिल्टर, आइडियल लो पास फिल्टर का ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है। नाउ इस ओरिजिनल सिग्नल को, इस सैम्पल्ड सिग्नल को मैं पास करता हूँ इस लो पास फिल्टर से, तो मेरे को आउटपुट मिलता है y ऑफ t। दिस इज द आउटपुट ऑफ द फिल्टर। दिस आउटपुट शुड बी सेम विथ सेम लाइक ओरिजिनल सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल जैसा रहना चाहिए आउटपुट को। सो y ऑफ t इज इक्वल टू हो जाएगा s ऑफ t कन्वोल्यूशन विथ h ऑफ t, यही लिखते हैं, वेयर h ऑफ t इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फिल्टर, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ लो पास फिल्टर, एस ऑफ टी मेरा ओरिजिनल या सैम्पल्ड सिग्नल है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो y ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म y ऑफ f, s ऑफ टी का s ऑफ f, h ऑफ टी का h ऑफ f, और कन्वोल्यूशन बदल जाएगा मेरा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया। तो दिस इज s ऑफ f, ये सिग्नल s ऑफ f है, अभी देखा था, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं h ऑफ f के साथ। तो देखिए -FM से +FM तक का सिग्नल तो पास होगा और -FM के ऊपर का आगे का सिग्नल सब 0 हो जाएगा। तो -FM से +FM ये सिग्नल बस बचेगा और बाकी सब सिग्नल 0 हो जाएंगे जब दो सिग्नल, ये सिग्नल और ये सिग्नल मल्टीप्लाई होंगे। तो आउटपुट y ऑफ f इतना आएगा। अब देखिए y ऑफ f और x ऑफ f दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, दिस इज x ऑफ f एंड दिस इज y ऑफ f। y ऑफ f क्या है? लो पास फिल्टर का आउटपुट। तो आउटपुट, लो पास फिल्टर का आउटपुट सेम है मेरा इनपुट सिग्नल जैसा, जो इनपुट सिग्नल एनालॉग सिग्नल था उसके स्पेक्ट्रम जैसा। इस x ऑफ f का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो मेरे को x ऑफ t मिल जाएगा। ठीक, तो हमने ओरिजिनल सिग्नल रिकवर कर लिया। अब हम 3 केस देखते हैं। पहला केस fs ग्रेटर देन 2fm, इसको बोलते हैं ओवर सैम्पलिंग। जब fs ग्रेटर देन 2fm होगा तो मान लेते हैं fm की वैल्यू है 5 और fs की वैल्यू है 15, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है fs ग्रेटर देन 2fm को। ठीक है, सो दिस इज 15, 15, दिस इज 5, तो गार्ड बैंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गार्ड बैंड था fs माइनस 2fm, इस केस में 15 माइनस 10 यानी कि 5, इसके बीच 5 का गैप है। अब मैं एक लो पास फिल्टर लेता हूँ -5 to +5, यानी -fm से +fm के बीच का सिग्नल पास करेगा, तो ये -5 to +5, ये सिग्नल रिकवर हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो ओवर सैम्पलिंग के केस में ओरिजिनल सिग्नल सही तरीके से रिकवर हो जाता है। नाउ केस 2, व्हेन fs इज इक्वल टू 2fm, दिस इज द केस ऑफ क्रिटिकल सैम्पलिंग। इस केस में हम लोग fs को बोलते हैं नाइक्विस्ट रेट, और इस केस में ts इज इक्वल टू होता है 1/fs, इसको बोलते हैं हम लोग नाइक्विस्ट इंटरवल। ठीक है, इस केस में जो गार्ड बैंड रहेगा उसकी वैल्यू रहेगी 0। ठीक, मान लेते हैं fs इज इक्वल टू है, fm इज इक्वल टू अगेन लेते हैं 5, fs इज इक्वल टू हो जाएगा इस केस में 10। तो गार्ड बैंड fs माइनस 2fm दिस विल बी 0। तो देखिए यहाँ पे कोई भी गार्ड बैंड नहीं है, ये -5, ये +5, ये आपका 10। सो अगर मेरे को सिग्नल को रिकवर करना है तो एग्जैक्ट एकदम शार्प कट ऑफ का लो पास फिल्टर मेरे को यूज़ करना पड़ेगा, आइडियल लो पास फिल्टर यूज़ करना पड़ेगा इस केस में। ठीक है, तब सिग्नल रिकवरिंग पॉसिबल है। नाउ थर्ड केस, fs इज लेस देन 2fm अंडर सैम्पलिंग। इस केस में देखो fs की वैल्यू लेता हूँ मैं 8, fm लेता हूँ 5, तो ये वाला पॉइंट ये था fs माइनस fm और ये वाला पॉइंट है fm। तो अगर fs 8 है और fm जो है 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, ये पॉइंट की वैल्यू। देखो ये सेकंड स्पेक्ट्रम जो था और जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है वो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, दिस इज fm 5 और ये 3, fs माइनस fm की वैल्यू 3, तो ये वाला पूरा घुस गया इसके अंदर, तो यहाँ पे हो रहा है ओवरलैपिंग।
जब इसको मैं लो पास फिल्टर से पास करूँगा तो मेरे को ये सिग्नल भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ, तो ये सिग्नल डिस्टॉर्टेड मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो दिस y ऑफ f इज़ नॉट इक्वल टू x ऑफ f, मतलब सिग्नल रिकवर नहीं हो पाया। सिंस देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन टू सक्सेसिव स्पेक्ट्रम, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकवर ओरिजिनल सिग्नल। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड अलियासिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं अलियासिंग इफेक्ट। ठीक, तो ये होता है हमारा सैम्पलिंग थ्योरम ख़त्म। अलियासिंग इफेक्ट के बारे में नेक्स्ट एक वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं, तो उसमें आप लोग और देख लेना। बट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के हिसाब से ये सैम्पलिंग थ्योरम इतना काफ़ी है। तो सैम्पलिंग थ्योरम लिखने को आता है तो जितना भी ये पूरा है वो आपको लिखना है सैम्पलिंग थ्योरम। ठीक है, सो ये क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग अलियासिंग इफेक्ट के ऊपर मैं बनाऊंगा कि अलियासिंग इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी हमने बस यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से आप बस इतना लिख देना कि अलियासिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं, जब अंडर सैम्पलिंग के केस में ये स्पेक्ट्रम अपने नेबरिंग स्पेक्ट्रम से ओवरलैपिंग होता है तो उस इफेक्ट को अलियासिंग इफेक्ट करते हैं। आप इसको बस इतना लिख देना, वो काफ़ी है। बट एक्चुअल में कभी आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछता है तो अलियासिंग इफेक्ट का डेफिनेशन ये नहीं देना, अलियासिंग इफेक्ट का कुछ और मतलब होता है। सो हम लोग उसको देखेंगे एक्चुअल में उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, सो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।